हाँ जी, कैसे हो आप सब? तो बहुत बहुत स्वागत है सभी के सभी सीए इंटर स्टूडेंट्स का। वो सभी स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट है मई 2024। ये क्लासेस लॉ एंड ऑडिट की रिवीजन की हैं और मैं अमित पोपली आप सबका इन रिवीजन क्लासेस में जो मई 2024 के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं अगेन। मैं आपको कुछ चीजें अपनी तरफ से एश्योर कराता हूं, वो ये कि इन क्लासेस की इन डेप्थनेस बहुत अच्छी रहेगी। और मैं कह सकता हूं कि आपको, अगर आप मुझसे पढ़े हुए हो तो पूरा सब कुछ रिकॉल होगा ही होगा। बट अगर आप मुझसे नहीं भी पढ़े हुए तो भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। और सब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही चलेगा। यहां पर हम बहुत कुछ करेंगे, राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद टॉप मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे हर एक चैप्टर के ऊपर। इसके अलावा बहुत इन डेप्थ एनालिसिस जिसके लिए पोपली मशहूर है वो तो होगा ही होगा। तो फिलहाल जो ये असाइनमेंट इस क्लास के अंदर यूज हो रहा है वो असाइनमेंट आप डिस्क्रिप्शन लिंक में दे सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन लिंक में एक टेलीग्राम का आईडी भी है। उस टेलीग्राम आईडी पर भी आप कनेक्ट करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आप जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने चाहता हूं मई 24 से पहले वो सब आप इन्फॉर्मेशन आपके तक आती रहे बिना किसी रुकावट के। एक और बात मैंने खैर कल के शेड्यूल में भी बताया था, मैं आज भी अभी शेड्यूल पहले क्लास से पहले आपका एक बार रिपीट कर देता हूं कि शेड्यूल क्या रहेगा। तो शेड्यूल इस तरीके से रहेगा कि मैंने पहले 10 दिन का शेड्यूल दिया है। इस पहले 10 दिन के शेड्यूल के मुताबिक हमारा जो ऑड डेज है 1, 3, 5, 7, 9, यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कंपनी लॉ चलेगा, कंपनी एंड अदर लॉ चलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स फेमा फॉरेन कंपनी ये चलेगा। ठीक है जी। और हमारे जो इवेंट डेज होंगे यहां पर ऑडिट एंड एथिक्स का चैप्टर चलेगा, नेचर ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट पहले 3 क्लासेस में, फिर लास्ट की 2 क्लासेस में एथिक्स का चैप्टर चलेगा। ऑडिट के अंदर जो न्यूली एडिशन चैप्टर अभी ऐड हुआ है। इतनी बात भी क्लियर। चलिए, तो आज क्योंकि जब आप आज ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो तारीख है 1 मार्च, यानी कि आज हमारा दिन है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। तो चलिए जी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आज हम शुरुआत करते हैं। अगेन जिन बच्चों ने नवंबर 23 तक किया होगा, क्योंकि मई 24 में पहली बार नया सिलेबस आ रहा है, तो सवाल उठा क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। तो मैं कहूंगा मेजर चेंजेस आपके ये हुए हैं कि अब लेवल जो है एग्जाम का वो बढ़ गया है। लेवल मतलब अगर पहले मैं कह सकता था कि एडवांस लेवल था, तो अब एक्सपर्ट लेवल तक की नॉलेज आपको होनी जरूरी है। इन द सेंस एक्सपर्ट लेवल नॉलेज होनी जरूरी है, मतलब हर कॉन्सेप्ट में। क्योंकि एक जमाना था जब बच्चों को ये सिखाया जाता था, अभी भी सिखाएंगे कई टीचर, आप देखेंगे ना अभी आएंगे और शुरू हो जाएंगे कि एबीसी एनालिसिस करके जाओ जी, ये ए एनालिसिस है, बी एनालिसिस है, बाकी बचा सी एनालिसिस है। मेरे को कभी नहीं समझ आया एबीसी एनालिसिस। मैं यही कहता हूं कि भाई यह सीए का एग्जाम है या फिर ग्रेजुएशन का एग्जाम है कि कुंजी पकड़ा दी और कहा बच्चों को जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली कसम आप मेरे साथ खाइएगा कि एबीसी एनालिसिस करने वाले बच्चे यहां पर ना बैठें, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने सिलेक्टिव स्टडी करनी है वो आराम से जाके चार्ट से स्टडी करो। देखो जी, ना तो मैं चार्ट से स्टडी कराता हूं, ना ही मैं समरियों के थ्रू ही करवाऊंगा कि हाँ जी ये समरी पढ़ जाओ बस हो गया काम खत्म। नहीं, पढ़ना है तो इन डेप्थ पढ़ो, पढ़ना है तो पूरे अच्छे से पढ़ो, तभी एग्जाम देने लायक बन पाओगे। क्योंकि वहां पर एग्जाम का जो लेवल आता है, नवंबर 23 का लेवल देख लो, केवल चार्ट्स के थ्रू, केवल समरियों के थ्रू पढ़ने वाले वहां पर 3 घंटे में खुदा को ही याद करते, ऊपर वाले को ही याद करते कि प्रभु ये क्या कर दिया आपने। तो इसलिए ऐसी हरकत प्लीज मत करना। यहां पर अगर आप इन क्लासेस के अंदर आए हो तो प्लीज इन डेप्थ स्टडी ही होगी। मैं तभी आपको 1 घंटा ये रिवीजन के साथ तो दे ही रहा हूं। रात को डेली 9 से 10 बजे के बीच में मेरे साथ आपका सेशन होगा, लर्न विद पोपली सेशन, जिसका जूम लिंक आपको आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 9 से 10 बजे के बीच में सेशन होगा। आप मेरे सामने बैठकर पढ़ेंगे, जो सुबह हुआ है उसको शाम को मेरे सामने बैठकर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि याद करके वो चीज बंद करके फिर हम अगले दिन के ऊपर देख सकें। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ये रिवीजन का जब राउंड आपका लगे तो बहुत ही बेहतरीन राउंड लगे, जो आपके खून के अंदर तक हर कॉन्सेप्ट चला जाए, चाहे वो लॉ का हो चाहे वो ऑडिट का हो।
चलिए, तो इसी सीरीज में आज हम शुरू करते हैं आपका सबसे पहला चैप्टर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट लॉ जो कि 70 मार्क्स का है, अदर लॉ जो कि 30 मार्क्स का है। और आप जानते हैं पेपर के अंदर 30 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज अब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे, और जहां पर आपको बड़ी बड़ी केस स्टडीज दी जाएंगी, कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी, उसके बेस्ड पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सारे केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे, अब नॉर्मल क्वेश्चन अब नहीं आया करेंगे। ठीक है जी। हमारे सिलेबस में जो नए नए एडिशन हुए हैं, लाइक फेमा फॉरेन कंपनी, बेसिक्स के बाद मैं सबसे पहले वही 2 चैप्टर लेने वाला हूं, बेसिक्स की शुरुआत करते ही। ठीक है जी, चलिए जी, बेसिक्स की शुरुआत करते हैं। आज करते हैं श्री गणेश। अपने अपने प्रभु का नाम लीजिएगा। हाँ जी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडर द कंपनीज एक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। जब मैं कंपनी की डेफिनेशन की बात करता हूं तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनीज की डेफिनेशन दी गई है। और हाँ जी, कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर दी गई है। क्या कहता है? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट, जो इससे पहले वाला कोई भी कंपनी एक्ट था उसके अंदर भी अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए तो भी आप कंपनी हो। तो मेरे साथ रिकॉल करो, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस जियो लिमिटेड एस्टेब्लिश कब हुई? कंपनी एक्ट 2013 में। क्या ये कंपनी है? यस, कंपनी है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुई? कंपनी एक्ट 1956 में। क्या ये भी कंपनी है? हाँ, ये भी कंपनी है। फिर उसके बाद टाटा स्टील लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुई? कंपनी एक्ट 1913 के मुताबिक, मतलब 1956 से पहले भारत में कंपनी एक्ट 1913 था। तो फिर क्या ये भी कंपनी है? हाँ, ये भी कंपनी है। तो ये तीनों हो गई कंपनियां। कंपनी मींस, एक बार दोबारा बोलो, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेक्शन याद करने हैं। देखो कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें पूरी तरह से याद होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हवाई चल रहे होंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं, कुछ नहीं। जो सब कुछ याद कर रहे हैं वो तो याद करें, फिर जो चॉइस लेकर कर रहे हैं वो इस सेक्शन को याद ना करें, क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव होकर कर रहे हैं। तो उनके लिए सिलेक्टिव सेक्शन में बताता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उन्हें सेक्शन याद नहीं हो पा रहे, तो ऐसी क्लास के लिए बताता जाऊंगा। बट जिनको याद हो पा रहे हैं वो तो ये सेक्शन याद करेंगे ही करेंगे। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए अगली डेफिनेशन पर आते हैं। फिलहाल कहता है एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। हाँ जी, ये एक्ट कहां कहां अप्लाई होता है? देखो जी, हर वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है दिस एक्ट के अंदर या इससे पिछले किसी भी कंपनीज एक्ट के अंदर, तो उसके ऊपर तो ये लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी या सप्लाई कंपनी, इनके ऊपर भी लगेगा। इसके अलावा कोई भी कंपनी जो कि किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनाई गई है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, फॉर एग्जांपल LIC, उनके ऊपर भी लगेगा। और फिर उसके अलावा सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुए हैं बाय एनी एक्ट for the time being in force as the central government may by the notification specify in this behalf, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके बारे में कहे उन बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में कि इनके ऊपर भी लगा दो जी, तो उनके ऊपर भी लग जाएगा। लाइक SBI, कैनरा बैंक, इन सब के ऊपर भी। एक बार रिकॉल करो, ये एक्ट कहां कहां पर लगेगा, आंखें बंद करके रिकॉल करना। कोई भी कंपनी जो इस एक्ट में या इससे पिछले किसी भी कंपनी एक्ट में इस्टेब्लिश हुई। फिर इसके अलावा कोई कंपनी जो कि पावर जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगी हुई हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी, फिर बैंकिंग कंपनीज, इनके ऊपर लगेगा। फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इस्टेब्लिश हुई है किसी स्पेशल एक्ट के अंदर। फिर कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट, यहां पर वर्ड क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट, जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि हाँ जी इसके ऊपर भी लगेगा, और जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है किसी एक्ट के अंदर, जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब जो किसी भी वक्त एग्जिस्टेंस में था कोई एक्ट, उसके अंदर इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ, जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि हाँ जी इनके ऊपर भी ये लगना चाहिए, तो इन सभी के ऊपर ये एक्ट लगेगा। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पेपर के लिए नहीं कहलाएगा, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी फाउंडेशन लेवल का था ना कॉन्सेप्ट, इसलिए इंटर लेवल पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। बट फिर भी एक बार ध्यान रहना चाहिए कि हाँ जी किस किस पर लगेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन पर। सेक्शन
रिलेशन टू क्लॉज 68। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? वो कंपनियां जो कि अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोबारा बोलो, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालती हैं। कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं? 3 तरीके की रेस्ट्रिक्शंस हैं। पहली रेस्ट्रिक्शंस, हाँ जी, पहली रेस्ट्रिक्शन है, वर्ड क्या है? रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि देखो जी, ये चीज अलाउ तो है बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन होती है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये शेयर ट्रांसफर हो ही नहीं सकते, इसका मतलब है कि शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, यानी कि कंडीशन क्या होगी? जो उनके आर्टिकल में दी जाएगी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो अपने आर्टिकल के द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। वो कौन सी रेस्ट्रिक्शन है? पहला, रेस्ट्रिक्ट। वर्ड क्या है? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी। रेस्ट्रिक्ट का मतलब अगेन पॉसिबल है बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, ठीक है, एनालिसिस ध्यान रहेगा, पॉसिबल है बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। अगर यही वर्ड होता प्रोहिबिट, तो प्रोहिबिट का मतलब होता है हो ही नहीं सकता। जैसे तीसरा है, तीसरा पॉइंट, तीसरी रेस्ट्रिक्शन देखिएगा, प्रोहिबिट, इसका मतलब है हो ही नहीं सकता। क्या? कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनविटेशन दे, किसको? पब्लिक को। कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनविटेशन दे पब्लिक को कि पब्लिक आइए और मेरी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स या फिर डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन दीजिए। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनवाइट करे पब्लिक को और पब्लिक अप्लाई करे। सब्सक्राइब का मतलब एप्लीकेशन देना। ये पॉसिबल नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोहिबिट मतलब इनवाइट करे। इनवाइट करने का मतलब होता है, इनविटेशन टू पब्लिक कैसे दिया जाता है? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। तो मैं कह सकता हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती और पब्लिक कभी भी उसके शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। तो सवाल उठा कि सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फिर शेयर कैपिटल होती है या क्या उसके शेयर्स होते हैं? हाँ, तो वो कहां से आते हैं? 2 तरीके से शेयर कैपिटल इशू की जाती है, एक पब्लिक को और एक अदर देन पब्लिक। अदर देन पब्लिक को हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो शेयर कैपिटल बनती है वो अपने जान पहचान दोस्तों रिश्तेदारों के थ्रू बनती है, जिसे अपन लोग प्राइवेट प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है? हमेशा प्राइवेट प्लेसमेंट, कभी भी पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकती या फिर कभी भी इनविटेशन टू पब्लिक नहीं दे सकती कि आइए सब्सक्राइब कीजिए मेरी सिक्योरिटीज के लिए, ऐसा नहीं कर सकती है। तो यानी कि आपने 2 रेस्ट्रिक्शन देखी, एक में रेस्ट्रिक्ट लिखा है, दूसरे में प्रोहिबिट लिखा है। इतनी बात क्लियर हो गई? तीसरे पे आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया दूसरा। दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ गई, कहाँ गई क्लास ही? एक मिनट, चेंज हो गई है यहां से, एक मिनट रुकना। चलो जी, शुरू करते हैं कथा को दोबारा से। ये लाइन मैं देख रहा हूं ऊपर वाली, ये बुक के अंदर, बॉक्स के अंदर दब गई थी। अरे कमाल हो गया। तो अगर आपकी बुक के अंदर ये लाइन नहीं लिखी तो लिख लेना भाई। एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी को छोड़ दो तो प्राइवेट, बाकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। तो यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने कर देगी? 200 करेगी। अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनना कि जब हम 200 की काउंटिंग करते हैं ना, तो 200 की काउंटिंग में अगर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि जॉइंटली शेयर होल्ड करते हैं, तो हमें नहीं मतलब जॉइंटली होल्ड करो या कैसे करो, परंतु हम तो आपको सिंगल मेंबर ही मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? हम सिंगल मेंबर मान के चलेंगे। अगली बात, प्रोवाइडेड फर्दर, कहता है हर वो व्यक्ति जो कि या तो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है, या तो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है और वो शेयर लेता है, या फिर वो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में पहले था, आज नहीं है, परंतु जब वो एम्प्लॉय था तब उसने शेयर लिए थे, परंतु जब वो एम्प्लॉय था तब उसने शेयर लिए थे। तो इन दोनों लोगों को, यानी कि करंट एम्प्लॉयज को और साथ में एक्स एम्प्लॉयज को, दोनों को ही माइनस कर दिया जाएगा जब 200 की काउंटिंग हो रही होगी। जब 200 की काउंटिंग हो रही होगी तो करंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज प्लस एक्स एम्प्लॉयज दोनों को ही एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो एक बार मैं दोबारा बोलता हूं, सेकेंड रेस्ट्रिक्शन दोबारा पढ़िएगा।
कहता है एक्सेप्ट इन द वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी को छोड़ दो, बाकी सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। अच्छा, वन पर्सन कंपनी को क्यों छोड़ा? क्योंकि वन पर्सन कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड की तरह ही होती हैं, उनके नाम के आगे भी प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है। ये और बात है कि उनके आगे नाम के आगे एक और ओपीसी वन पर्सन कंपनी भी लिखा होता है, बस, ठीक है ना। तो वन पर्सन कंपनी को छोड़ दो, बाकी बची जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उनके नंबर ऑफ मेंबर्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा 200 तक, और 200 की काउंटिंग में कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज प्लस करंट प्लस एक्स एम्प्लॉइज जिन्हें शेयर्स मिले थे जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब एनालिसिस करना शुरू करते हैं। देखिएगा नोट नंबर 1, डायरेक्टर्स और हु आर एम्प्लॉय एंड होल्डिंग शेयर्स कितने हैं जी? 10 एम्प्लॉइज। डायरेक्टर्स वो जो कि एम्प्लॉइज हैं प्लस शेयर्स भी होल्ड कर रहे हैं, तो क्या 200 की काउंटिंग में काउंट किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अदर एम्प्लॉइज, क्या इनको काउंट किया जाएगा? नहीं। एक्स एम्प्लॉइज हु रिजाइंड बट होल्डिंग शेयर्स, अगेन शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिजाइन कर दिया है, क्या इन्हें काउंट किया जाएगा? नहीं, इन्हें भी नहीं। अदर मेंबर्स, क्या ये काउंट होंगे? यस। 10 फैमिलीज होल्डिंग शेयर 10 into 2 काउंट कर दिया, जबकि सिंगल मेंबर माना जाना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं इन्हें 10, तो यानी कि टोटल कितने हो गए? 160। तो 160 मेंबर हैं, 160 मेंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब हमने तीसरी रेस्ट्रिक्शंस की बात की, तो तीसरी रेस्ट्रिक्शन कहती है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जो प्रोहिबिट करेगी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज। ठीक है जी, यही बात की। इसका सिंपल वर्जन में मैंने कहा कि हम कह सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इम्पॉसिबल है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करे और पब्लिक उसकी सिक्योरिटीज के लिए एप्लीकेशन दे। यस, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैं कह सकता हूं कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक एंड पब्लिक कैन नॉट अप्लाई फॉर द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब मेरी ना रोज रात को कॉर्पोरेट न्यूज भी चलती है, तो चांस की बात है कि कल ही की कॉर्पोरेट न्यूज में मैं शाम को चर्चा कर रहा था स्विगी की। अब स्विगी जो है, पहले इसका नाम होता था बंडल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, स्विगी और जोमेटो। तो अब स्विगी ने अपना नाम क्या चेंज कर दिया? स्विगी प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि उनका प्लान है कि हम आईपीओ लाना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि स्विगी आईपीओ ले आए? नहीं, अभी इसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने आप को चेंज किया है। अब कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे पहले ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने आप को बनाएगा और फिर ये आईपीओ लाने की कोशिश करेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को आईपीओ नहीं ला सकती, उसके लिए आपको पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, तो यहां यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसका हम एनालिसिस कर रहे थे। देखिए, प्राइवेट कंपनी की क्या शेयर कैपिटल हो सकती है? हो सकती है, परंतु वो कैसे आती है? क्या वो पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू आती है? नहीं। तो वो कैसे आती है? वो आती है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट होता है 200 लोगों तक को। 200 लोगों से ऊपर जब आप जाते हो तो ये पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है। पब्लिक ऑफरिंग के लिए आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, परंतु प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता है। पब्लिक ऑफरिंग केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकती है और प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड तथा पब्लिक लिमिटेड दोनों कंपनियां कर सकती हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। हम अगली डेफिनेशन पर आते हैं जिसका नाम है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जो कि प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक है। दोबारा बोलो, पब्लिक कंपनी इज वन व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लियर हो गई इतनी बात? इसमें वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी आती हैं जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। तो हर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सब्सिडरी है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, उसे भी मैं डीम्ड, वर्ड है डीम्ड, मान लूंगा कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। लॉ क्या कहता है? कहता है जी कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, उसे हम शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि पूरे के पूरे कंपनी से एक्ट के लिए उसे क्या माना जाता है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी माना जाता है। परंतु यहां पर एक पेच फंसा हुआ है। वो क्या? मैंने कहा कि अगर वो स्टेब्लिश हुई तो कैसे हुई है? प्राइवेट कंपनी, बट उसे मान क्या रहा हूं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, अब लॉ कहता है इसलिए जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में वो इनकॉर्पोरेट हुई तो उसके आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन होगी जो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दी गई हैं। वो तीनों रेस्ट्रिक्शंस के लिए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी, परंतु उन 3 रेस्ट्रिक्शंस के अलावा बाकी के पूरे कंपनी लॉ के लिए वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी मानी जाएगी। ठीक हो गई इतनी बात? तो यानी कि इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कैन कंटिन्यू टू बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन इट्स आर्टिकल, लाइन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। Even though such private limited company can continue to be a private limited company in its article, इसका मतलब यह है कि वो इन 3 रेस्ट्रिक्शंस के लिए तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी, इन 3 के अलावा बाकी सब के लिए ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी मान ली जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ सकते हैं? बोलो ना हाँ। चलिए
अब मैंने कहा जी एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है एबीसी लिमिटेड की। तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है एबीसी लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी की, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड को मैं क्या मान लूंगा, मैं इसे प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद पब्लिक कंपनी मान लूंगा। परंतु क्या मैं कह सकता हूं अपने आर्टिकल में दी गई रेस्ट्रिक्शंस के लिए ये प्राइवेट कंपनी रहेगी? यस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे? 200। इसका मतलब यह है कि क्या ये कभी पब्लिक ऑफरिंग कर पाएगी? नो। ध्यान रखना ये जो भी बॉक्स बने हुए ना ये केवल एनालिसिस है, ये आपने कभी ये एनालिसिस को पेपर में कोट नहीं करना। पेपर में कोट करना है ये लॉ जो कि इन एनालिसिस बॉक्सेस के बाहर लिखा है। ये एनालिसिस बॉक्सेस इसलिए दे रखे हैं बुक में क्योंकि आपको मदद पहुंचाएंगे, किस लिए? आपको केस स्टडी को सॉल्व करने में, जो हाई लेवल की केस स्टडी पेपर में आएगी। तो इसलिए जगह जगह बुक में ऐसे एनालिसिस दिख जाएंगे आपको। ठीक है, चले आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, क्या रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो सकती है? यस, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होगी, यानी कि इन 3 कंडीशन को छोड़कर बाकी पूरे लॉ के लिए ये डीम्ड पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज क्या हर कंपनी के साथ होता है? देखो जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में शब्द यूज होता है प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक लिमिटेड के साथ में शब्द यूज होता है लिमिटेड। ठीक हो गई इतनी बात? परंतु एक कंपनी ऐसी है जिसे ना लिमिटेड ना प्राइवेट लिमिटेड कोई भी यूज करने की जरूरत नहीं है, जिसका नाम है सेक्शन 8 कंपनीज। तो सेक्शन 8 कंपनीज ऐसी कंपनियां होंगी जो कि अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कुछ भी यूज ना करें, कोई भी दिक्कत नहीं चलेगा। सेम बिल्कुल एग्जाम्पशन गवर्नमेंट कंपनीज को भी अब दे दी गई है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कंपनीज को भी एग्जाम्पशन दी गई है कि उन्हें भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड यूज करने से एग्जाम्पशन दे दी गई है, परंतु ये एग्जाम्पशन गवर्नमेंट कंपनी को केवल तब मिलेगी जब उन्होंने 137 या फिर 92 में कोई डिफॉल्ट ना किया हो। 137 क्या होता है आगे चलकर पढ़ेंगे रिवीजन में, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करते हैं, और 92 क्या होता है अगेन आगे चलकर पढ़ेंगे जब आप एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल करते हैं। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने में आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है गवर्नमेंट कंपनी, आपको तभी एग्जाम्पशन मिलेगी कि आप अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड यूज ना भी करें तो भी चलेगा। क्लियर है? सेक्शन 8 कंपनीज के लिए ये 137 और 92 की कंडीशन नहीं है, बट गवर्नमेंट कंपनीज के लिए है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सम अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हाँ जी, कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि यूज होनी चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट जो सिलेक्टिव सेक्शन कर रहे हैं, ध्यान रखना अभी तक जितने भी सेक्शन हुए हैं आपको 2 सेक्शंस ध्यान रखने हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 68 और सेक्शन 2 क्लॉज 71। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 और पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71। ठीक है, और जो सारे सेक्शन याद कर रहे हैं वो तो सारे ही करें। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर इसका मतलब लिया हुआ है। बहुत सिंपल सी भाषा में समझना बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट की। तो बॉडी कॉर्पोरेट का बहुत सिंपल वर्जन अगर मैं कहूं तो मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से अगर कहें तो मतलब क्या होता है देखिएगा, तो मैं कह सकता हूं सेक्शन, इसके नीचे बुक मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है तो वहीं लिख लेना, सेक्शन 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है। इसके अंदर कंपनी भी आती है प्लस फॉरेन कंपनी भी आती है, पूरा लिखना, कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी प्लस एलएलपी भी आती है प्लस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जिन्हें एक स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाया गया है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाते हैं। इसमें नहीं आती लेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बस आपके ज्ञान के लिए जरूरी है ये डेफिनेशन की क्या क्या बॉडी कॉर्पोरेट है, अदरवाइज पेपर के लिए रेलेवेंट ये डेफिनेशन नहीं होगी। अब पेपर के लिए क्या करें सर, इसे छोड़ जाएं? ना छोड़ना नहीं है, बस कीवर्ड थोड़ा सा ध्यान रख लेना ताकि अगर वहां आए तो बस संभाल लो। अच्छा, वो कीवर्ड क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी, इसके अंदर इंक्लूड होगी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है। इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है जी, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट होगा। ये इसलिए समझाया है ताकि अगर एमसीक्यू आ जाए तो एमसीक्यू पर्पस में संभाल सको। तो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखना बॉडी कॉर्पोरेट में।
फिलहाल आगे आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स डेफिनेशन रेलेवेंट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स डेफिनेशन हाँ थोड़ी सी रेलेवेंट है, देख सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कई जगह यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल खासकर ये लिंक होगा सेक्शन 128 के अंदर, सबसे ज्यादा इसका यूज होगा 128 के अंदर। तो मैं कहूंगा कि सेक्शन 128 के अंदर इसकी खास इंपॉर्टेंट है, लिंक करना पड़ेगा इसे 128 में जाकर भी। तो फिलहाल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड्स वर्ड है, इंक्लूड्स क्या क्या आता है भाई, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बुक्स आती है आपकी, फिर सेल्स एंड परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, फिर एसेट्स एंड लायबिलिटी आती हैं, फिर वो कंपनियां जिन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने को कहा गया है सेक्शन 148 में, तो वो जो अपनी कॉस्ट शीट वगैरह बनाती हैं तो वो कॉस्ट शीट भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही पार्ट होती है। तो एक बार रिकॉल कीजिएगा, डेफिनेशन रेलेवेंट है आपके लिए, देखिएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोलिएगा शब्द क्या है, इंक्लूड्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स, इसके अंदर इंक्लूड होगा क्या, रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, sales and purchase of the goods and services, assets and liabilities, or in case of a company specified under section 148 the item of the cost as specified। ठीक है, तो ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डेफिनेशन में आता है। अगेन एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है ज्यादा, एमसीक्यू पर्पस से। फिलहाल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, देखो जी कंट्रोल शब्द कहां कहां यूज होगा। कंट्रोल शब्द वैसे तो पूरे कंपनी लॉ में सेक्शन 89 में यूज होगा, सेक्शन 90 में यूज होगा, सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर जब हम होल्डिंग सब्सिडरी करेंगे तब भी यूज होगा। तो कंट्रोल शब्द का कई जगह यूज कंपनी लॉ में हुआ है। फिलहाल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द अदर कंपनी, राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। इसे क्या कहते हैं कि आपका दूसरी कंपनी पे कंट्रोल है, और या फिर कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द पॉलिसी डिसीजंस, या जब आप दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट को या फिर उनकी पॉलिसी डिसीजन को कंट्रोल करते हैं तो भी माना जाता है कि आपका उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल है। अब ये कंट्रोल आपके पास कहां से आता है, कौन कौन सा, या तो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, या पॉलिसीज के ऊपर कंट्रोल, या मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल। कंट्रोल में तीन चीजें आती हैं, रिकॉल कीजिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार, या फिर मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल, या फिर पॉलिसीज के ऊपर कंट्रोल। ये कंट्रोल आपको मिला कहां से है, सवाल उठा, ये जिस कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं ये कंट्रोल आपको मिला कहां से है, बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब मिला कहां से मिला, फ्रॉम वेयर दिस कंट्रोल आपको कहां से मिला, ये कंट्रोल आपको मिला है फ्रॉम वेयर, ये कंट्रोल आपको मिला है आपकी शेयर होल्डिंग के कारण, या फिर आपके किसी मैनेजमेंट के राइट के कारण, या फिर आपके किसी शेयर होल्डर एग्रीमेंट के कारण, या वोटिंग एग्रीमेंट के कारण, या फिर किसी भी और मैनर में आपके पास ये कंट्रोल आया है। दोबारा बोलो, ये राइट आपके पास कहां से आया, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, हाँ जी, कहां से आया, पहला बोलिएगा शेयर होल्डिंग के कारण, आपके पास शेयर होल्डिंग इतनी ज्यादा थी कि आपके पास राइट है मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, यानी कि 50% ज्यादा शेयर्स आपके पास हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होता है, तो इसलिए मतलब आपके पास 50% से ज्यादा शेयर्स हैं। फिर या फिर आपके पास मैनेजमेंट से रिलेटेड राइट्स हैं, सॉलिड राइट्स हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोई एग्रीमेंट हुआ होगा जिसके अनुसार आपके पास राइट्स होंगे डायरेक्टर्स को हटाने वटाने का, पॉलिसीज डिसाइड करने का, या फिर आपके पास शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट के अंदर जब आपने शेयर होल्डिंग ऑब्टेन की तो एग्रीमेंट साइन किया था कि हमारे ये अधिकार होंगे, या फिर कोई वोटिंग एग्रीमेंट आपके पास है, और इन एनी अदर मैनर आपको कंट्रोल मिला है। ठीक है जी, तो कंट्रोल क्या है, एक बार रिकॉल कीजिए, कंट्रोल क्या है, कंट्रोल का मतलब है राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। फिर कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। बट ये कंट्रोल कैसे मिला, बाय द वर्च्यू ऑफ, कैसे मिला, बाय द वर्च्यू ऑफ, हाँ जी, या तो वोटिंग एग्रीमेंट के द्वारा, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट के द्वारा, मैनेजमेंट राइट के द्वारा, या फिर इन एनी अदर मैनर। ठीक है, और आगे बढ़े, चलिए फिर आता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की डेफिनेशन का यूज कहां होगा, ये अभी तक जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह की डेफिनेशन की है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अभी तक एक्सपर्ट की है। एक्सपर्ट की डेफिनेशन यूज होगी अंडर सेक्शन 26 प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर हम इस डेफिनेशन को बहुत यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट में कौन आता है, कोई इंजीनियर, हाँ इंजीनियर आता है, वैल्यूअर आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लो जी सारे भाई बंधु आ गए। इंजीनियर आता है, वैल्यूअर आता है, सीए, सीएस, सीएमए आता है, और
कोई भी वो व्यक्ति जिसके पास पावर है या अथॉरिटी है सर्टिफिकेट इशू करने की इन परसुएंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब किसी भी लॉ के अंतर्गत जो कभी भी एग्जिस्टेंस में है उसके अंतर्गत अगर सर्टिफिकेट इशू करने की पावर उस व्यक्ति के पास है तो वो भी एक्सपर्ट कहलाता है। तो एक्सपर्ट में कौन कौन आता है? एक्सपर्ट्स इंक्लूड्स इंजीनियर, वैल्यूअर, सीए, सीडब्ल्यू और एनी अदर पर्सन जिसके पास सर्टिफिकेट इशू करने की पावर है अंडर एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो किसी भी वक्त एग्जिस्टेंस में रहा हो। ठीक हो गई इतनी बात। आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर अब इससे भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगली वाली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना जो चूजी होके याद कर रहे हैं सेक्शंस को, एक्सपर्ट सेक्शन 2 क्लॉज 38 याद करना ही करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40 याद करना ही करना है। ध्यान रखना ये दोनों मैंडेटरी सेक्शन है। अभी तक आपके लिए 4 मैंडेटरी बोले मैंने, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एक्सपर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी, वर्ड है इंक्लूड्स, वर्ड है इंक्लूड्स। ध्यान रखना डेफिनेशन में 2 तरीके के शब्द आएंगे, एक इंक्लूड्स एक मीन्स। तो इंक्लूड्स और मीन्स में कोई उबड़ खाबड़ मत कर देना। तो ध्यान रखना इंक्लूड्स, जोर से बोलो इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड्स होगा क्या? बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बैलेंस शीट इंक्लूड होगी इसके अंदर। और क्या इंक्लूड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस आपने बोल तो दिया, अगर कंपनी किसी ऐसी एक्टिविटी में है जो कि एनपीओ है तो फिर अगर नॉट फॉर प्रॉफिट है तो फिर वो क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगी, यस। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आएगा, मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, ड्यूरिंग द ईयर कितना ऐड हुआ, फिर कितना रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। उसके बाद कोई एक्सप्लेनेटरी नोट वगैरह, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह। सबसे रेलेवेंट जो क्वेश्चन बन सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर बन सकता है। तो ध्यान रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कुछ कंपनियों में कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं? जितनी छोटी छोटी कंपनियां, फॉर एग्जांपल 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि कोई बिजनेस नहीं चला रही तो डोरमेंट कंपनी, और इसके अलावा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि इन द नेचर ऑफ स्टार्टअप है। अब स्टार्टअप की डेफिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, स्टार्टअप की डेफिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। तो इसलिए वो पेपर में आपको देगा। अगर खाली दे हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट लगता है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन द नेचर ऑफ स्टार्टअप के ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा किस किस पे नहीं है? ओपीसी पे नहीं है, स्मॉल कंपनी पे नहीं है, डोरमेंट कंपनी पे नहीं है और प्राइवेट कंपनी इन द नेचर ऑफ स्टार्टअप पे नहीं है। ठीक रहेगी ये बात आगे। बट ये जो अब हम बात करते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को, जो चाहे बेशक वो स्टार्टअप है, इनको जो एग्जम्पशन है वो कब है कि अगर उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट 137 या सेक्शन 92 में नहीं किया है, केवल तभी एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तब मिलेगी 137 या 92 में अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है, ये एग्जम्पशन केवल तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन है। फिर आते हैं जी फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पे ऊपर, ये भी रेलेवेंट है। सेक्शन 2 क्लॉज 41 फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। ध्यान रखना कंपनी एक्ट बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भी लगता है, तो इसलिए हम जब इस कई बातें करते हैं तो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों के लिए करते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी अ बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ ईयर जो कि एंड होता है कब? एंडिंग ऑन 31 मार्च, 31 ऑफ मार्च को एंड होता है, तो उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है जी। बट अगर मान लीजिए कंपनी का जन्म हुआ है 1 जनवरी या उसके बाद, मतलब कंपनी का जन्म अगर 1 जनवरी या उसके बाद हुआ है तो इसका मतलब होगा 31 मार्च आने वाली नहीं बल्कि अगले साल की 31 मार्च, अगले साल की 31 मार्च। तो ले देकर कॉन्सेप्ट में क्या कह सकता हूं? देखो जी ऐसा है कि अगर मैं कहूं कि कोई भी कंपनी 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक इनकॉर्पोरेट हुई है तो इन सभी कंपनियों के लिए फाइनेंशियल ईयर होगा जो आने वाली 31 मार्च है। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। परंतु जैसे ही अगर मैं कहूं कि अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी या उसके बाद, मतलब ये वाले पीरियड में हुआ है, तो फिर इनके लिए फाइनेंशियल ईयर ये वाली 31 मार्च नहीं होगा, इनके लिए होगा फाइनेंशियल ईयर अगले साल की 31 मार्च। तो यानी कि लॉ मेकर चाहता है कि कम से कम 3 साल का, कम से कम 3 महीने का फाइनेंशियल ईयर रहे। और मैक्सिमम एक्सटेंड कब हो सकता है? अगर 1 जनवरी को कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ तो वहां से अगले साल की 31 मार्च, मतलब 15 महीने।
तो मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर 15 महीने तक जा सकता है, मिनिमम 3 महीने का होना चाहिए, मिनिमम 3 महीने का, क्योंकि 31 दिसंबर को अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब होगा? 31 मार्च को एंड होगा, मतलब 3 महीने का फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 15 महीने का फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, हाँ जी। प्रोवाइडेड, अब यहां पर एक और प्रोवाइजो जोड़ा हुआ है। वो क्या कहता है? कहता है मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी है जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी, कोई सब्सिडरी कंपनी, कोई एसोसिएट कंपनी विदेशों में है। हम पढ़ेंगे एक सेक्शन 129 जो कहता है कि अगर आपकी कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी है तो आपको उसके साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो वही लॉ कहता है अगर मान लीजिए आप एक कंपनी है और आपकी कोई सब्सिडरी एसोसिएट या फिर होल्डिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया है और कंसोलिडेशन में आपको दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि वो फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर एज अ फाइनेंशियल ईयर और आप फॉलो करते हैं अप्रैल से लेकर मार्च एज अ फाइनेंशियल ईयर, तो कंसोलिडेशन में दिक्कत आ गई। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है कंसोलिडेशन में तो आप आइए हमारे पास मदद के लिए, आइए मदद के लिए हमारे पास आइए। हमारे पास का मतलब किसके पास आइए? आप आइए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहिए कि हमें कंसोलिडेशन में दिक्कत आ रही है, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आदेश जारी कर देगी और आपका भी फाइनेंशियल ईयर वही कर देगी जो आपकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट विदेशों में फॉलो कर रही हैं, ताकि आप आराम से कंसोलिडेशन कर सकें। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट रेलेवेंट है, इसी की वजह से फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें सीए फाइनल में भी सवाल आ चुका है, तो इसका ध्यान रखना, ये पैरा ध्यान रखना कि अगर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी जो कि होल्डिंग है या सब्सिडरी है या एसोसिएट है किसी ऐसी कंपनी की जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया और जो कि फॉलो करती है डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट आउटसाइड इंडिया, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन के बेसिस पर अलाउ कर सकती है किसी भी पीरियड को एज अ फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो ईयर पूरा, चाहे वो वेदर और नॉट दैट पीरियड इज अ ईयर, चाहे वो पीरियड ईयर हो या ना हो। ईयर मतलब चाहे वो 12 महीने का ना हो तो भी चलेगा, यस, चाहे वो 12 महीने का ना भी हो तो भी चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश जारी कर सकती है। तो ये नीचे वाला प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है जी, नीचे वाला प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से रिकॉल कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है और साथ में आप किसी कंपनी की होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है और उस जिसके कारण उन कंपनीज को एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट अपने देश में बनानी पड़ती है, ठीक है, तो फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ कर सकती है कोई भी पीरियड एज अ फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो ईयर हो या ना हो। चलिए, अब ये दिया हुआ एनालिसिस कुछ कंपनीज के लिए फाइनेंशियल ईयर कंप्यूट कीजिए। देखिए जी, 1 नवंबर को अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? आने वाली 31 मार्च 2021। 7 दिसंबर 2020 को इनकॉर्पोरेट हुई तो आने वाली 31 मार्च 2021। 1 जनवरी 2021 को इनकॉर्पोरेट हुई तो 31 मार्च 2021 नहीं, 2022, ठीक है। सिमिलरली आई लिमिटेड के लिए ईयर क्या होगा? हर साल की 31 मार्च, ठीक है जी। चलिए फिर आता है फ्री रिजर्व्स। बस इतना था ध्यान रखना फ्री रिजर्व्स में कि ऐसे रिजर्व जो कि फ्री हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जो फ्री हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, और इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता। बस इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना और कुछ नहीं। वो रिजर्व जो कि फ्री है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड और इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता है। डेफिनेशन घोटने की जरूरत नहीं है यहां पर। और आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले है डेफिनेशन की मैनेजरियल पर्सनल। देखो जी, कंपनी में लेवल्स क्या होते हैं कि सबसे ऊपर का जो टॉप मोस्ट लेवल होता है वहां पर आते हैं कंपनी के सीईओ, एमडी या मैनेजर। फिर उससे नीचे के ये जो लेवल होते हैं यहां पर, तो मैं कह सकता हूं ये जो टॉप मोस्ट लेवल है ये नॉर्मली यहां पर एक ही व्यक्ति होता है। फिर आता है इससे नीचे के लेवल जो एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिन्हें हम होल टाइम डायरेक्टर्स कहते हैं। फिर आते हैं होल टाइम डायरेक्टर से भी नीचे वाले व्यक्ति, जिनको हम डिफरेंट नामों से पुकारते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, बिजनेस हेड वगैरह, ठीक है जी। तो अब ले देकर मैं इस टाइम डेफिनेशन क्या समझ रहा हूं? केएमपी की। केएमपी मतलब कंपनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग। यानी कि अगर कंपनी ने कोई भी गड़बड़ की तो एक जमाना था कि हम कंपनी के डायरेक्टर्स को पकड़ लेते थे, उनके गले से पकड़ लेते थे, परंतु अब कंपनी के डायरेक्टर्स को नहीं पकड़ा जाएगा। उनके मतलब डायरेक्टर को भी पकड़ा जाएगा, मगर उनके अलावा भी और कई दोषी हो सकते हैं। तो वो दोषी कौन कौन से होंगे? डायरेक्टर्स के अलावा उनमें पहला दोषी हो सकता है कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम सीईओ कह सकते हैं, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर।
फिर कंपनी सेक्रेटरी, फिर होल टाइम डायरेक्टर, फिर उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फिर कोई भी और ऑफिसर जो कि होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल से ज्यादा नीचे ना हो, यानी कि ये जो लोग हैं ना वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस हेड वगैरह, इनसे नीचे नहीं, बस यहां तक, तो ये लोग भी बन सकते हैं केएमपी। हां, मगर कब? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्हें कहेगा तब, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर इनको कहेगा कि हाँ जी ये केएमपी है तो ये केएमपी, अदरवाइज नहीं है। बट होल टाइम डायरेक्टर, एमडी, मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये तो एमडी है ही है, ये तो सॉरी केएमपी है ही है। इसके अलावा सच अदर ऑफिसर एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, अभी तक कुछ प्रेस्क्राइब नहीं है, तो ये भी केएमपी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, अगर प्रेस्क्राइब हो जाए फ्यूचर में चलकर तो एनी अदर ऑफिसर भी हो सकते हैं, बट आज के डेट में प्रेस्क्राइब नहीं है। डेफिनेशन एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा तो नहीं, परंतु फिर भी ऐसी डेफिनेशन है जो ज्यादा आसानी से याद हो सकती है, क्योंकि इसमें नामकरण आए हैं डिफरेंट ऑफिसर के। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, सेकंड कंपनी सेक्रेटरी, थर्ड होल टाइम डायरेक्टर, फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फिर सच अदर पर्सन नॉट बिलो वन लेवल, मतलब एक लेवल से ज्यादा बिलो नहीं होने चाहिए। किसके? द पर्सन हु आर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी मतलब होल टाइम डायरेक्टर्स की बात कर रहा है, उनसे एक लेवल से ज्यादा नीचे के व्यक्ति नहीं होने चाहिए। फिर लास्ट में लिखा सच अदर ऑफिसर एज में भी प्रेस्क्राइब। तो ये हमारी केएमपी की डेफिनेशन है। एमसीक्यू में तो पूछा ही जा सकता है, तो ध्यान रखना। नेटवर्थ बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है पेपर के लिए फिलहाल। पेड अप कैपिटल प्लस सभी के सभी रिजर्व एंड सरप्लस, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, ध्यान रखना। नॉट रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो तो कभी भी किसी भी हाल में नहीं आएगा। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस शीट में अमाउंट पड़ा है वो सब मिला दो, माइनस कर दो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो आपकी जो फिगर निकलती है नेटवर्थ की निकलती है। नेटवर्थ की इंपॉर्टेंस हमें क्यों पड़ेगी सर? क्योंकि सेक्शन 135 के अंदर वर्ड यूज होगा कि वो कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगी जिनकी नेटवर्थ कम से कम 500 करोड़ हो, तो वहां पर मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि रेलेवेंट कहां पर है? रेलेवेंट फॉर सेक्शन 135। तो सेक्शन 135 मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसकी जरूरत पड़ सकती है, बस मुझे उसके लिए इसकी जरूरत है, अदरवाइज मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। चलिए जी अगली डेफिनेशन पे आते हैं। ऑफिसर, ऑफिसर की डेफिनेशन में बस ये ध्यान रखना कि कौन कौन आते हैं। डायरेक्टर्स आते हैं, कंपनी के केएमपी आते हैं, और तीसरे आते हैं कंपनी के मैनेजर्स। तो ये तीनों मिल जाएं तो फिर कंपनी के ऑफिसर्स कहलाते हैं। एक और व्यक्ति पे ध्यान रखना, वो व्यक्ति जो कि जहां पना बनकर कंपनी को अनारकली की तरह नचा सकता है। वर्ड देखिएगा, एनी पर्सन on whose advice, direction or instruction the board of director of the company is accustomed to act, यानी कि जिसकी इंस्ट्रक्शन पर, डायरेक्शंस पर, जिसकी इंस्ट्रक्शंस पर या डायरेक्शंस पर पूरे का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाचना शुरू कर दे। accustomed to act यानी कि आदत हो उन्हें केवल उसी की डायरेक्शन का पालन करने की, तो वो व्यक्ति भी जो डायरेक्शन दे रहा है वो भी क्या कहलाएगा? ऑफिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑफिसर कहलाएगा। बहुत ज्यादा रेलेवेंट डेफिनेशन अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट ध्यान रहना चाहिए केवल एमसीक्यू के लिए कि ऑफिसर में कौन कौन आएगा? डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, और कोई भी व्यक्ति जो कि अपने इशारों पर कंपनी को नचाए। एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू हुज इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर accustomed टू एक्ट। ठीक है, ये लाइन इतनी बार आएगी कि याद हो जाएगी। प्रमोटर की डेफिनेशन में भी ये लाइन आएगी, तो बहुत बार आएगी तो याद हो जाएगी। मगर मेरे लिए जो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 60 की डेफिनेशन, जिसका नाम है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। क्या कहता है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने कोई भी गड़बड़ की तो पेनल्टी कंपनी के ऊपर तो लगती है, मगर उसके ऑफिसर्स के ऊपर भी लगती है। किन ऑफिसर्स के ऊपर? जिनका नाम हमने ऊपर लिखा है, हाँ उन्हीं में से कुछ ऑफिसर्स के ऊपर, उन्हीं में से कुछ ऑफिसर्स जो कि ऑफिसर्स माने जाते हैं डिफॉल्ट के अंदर, उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो फिर सवाल उठा कि सर ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के अंदर कौन कौन आएगा? देखना शुरू करते हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कौन कौन आएगा। हाँ जी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर। फॉलोइंग ऑफिसर में कौन कौन आएगा? पहला होल टाइम डायरेक्टर, यस होल टाइम डायरेक्टर, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है अपने आप में ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कौन कौन आएगा? होल टाइम डायरेक्टर या फिर केएमपी।
अगर मान लीजिए कंपनी में कोई केएमपी नहीं है, अब सबसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट ये है, थर्ड पॉइंट अभी तक, अगर मान लीजिए कंपनी में केएमपी नहीं है, वो आपसे सवाल पूछेगा इसी तरीके से कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें केएमपी नहीं है, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होगा? तो अगर मान लीजिए कंपनी में केएमपी नहीं है, तो वो डायरेक्टर जिन्हें कि बोर्ड बताएगा कि ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे, मतलब हमने जिम्मेदारी इन्हें दी है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये जिम्मेदारी है। और अगर बोर्ड ने किसी को ये जिम्मेदारी नहीं दी है तो फिर सारे के सारे डायरेक्टर, ठीक है ना। बट बोर्ड अगर मान लीजिए किसी को जिम्मेदारी देगा तो उस व्यक्ति की कंसेंट लेना भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि बोर्ड ने कह दिया और उसने कंसेंट नहीं दी, ध्यान रखना। तो दोबारा से बोलो कौन कौन आएगा? होल टाइम डायरेक्टर, फिर सेकंड बोलो केएमपी। अगर कंपनी में कोई की मैनेजरियल पर्सन है ही नहीं तो फिर वहां पर कौन होगा? वो व्यक्ति जिसे कि बोर्ड ने स्पेसिफाइड किया है एंड जिसने अपनी कंसेंट दी है। या फिर अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो कंपनी के सारे डायरेक्टर ही ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लिए जाएंगे। रिकॉल करके देखो, समझ आया? ठीक है। आगे फिर ये थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा रेलेवेंट था पेपर के लिए। फिर एनी पर्सन हु, कोई भी और व्यक्ति जो कि इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड, यानी कि बोर्ड की अथॉरिटी के अंदर या फिर किसी की मैनेजरियल पर्सन के अथॉरिटी के अंदर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, किस लिए? एमएफडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मेंटेनेंस की, फाइलिंग की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। दोबारा बोलो, ऐसा व्यक्ति जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या केएमपी की अथॉरिटी के अंदर जिसे अथॉरिटी दी गई है, इज चार्ज विद एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किस चीज की? मेंटेनेंस की, दूसरा फाइलिंग की, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स की, एंड जिसके पास पावर है ऑथराइज करने की, जिसके पास ऑथराइज करने की पावर है और जो ऑथराइज करता है किस चीज को, या फिर नोइंगली परमिट करता है किस चीज को, या फिर कोई भी स्टेप नहीं लेता किस चीज में? किसी डिफॉल्ट को पकड़ने में। दोबारा बोलो, एक बार दोबारा बोलते हैं। कोई भी वो व्यक्ति जो कि इमीडिएट अथॉरिटी जिसे प्राप्त है, किससे प्राप्त हुई? इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या केएमपी से, जिसे इमीडिएट अथॉरिटी प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, किस चीज की? मेंटेनेंस की, एमएफडी, फाइलिंग की और डिस्ट्रीब्यूशन की, किस चीज को? अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को। परंतु इस नालायक ने क्या किया? या तो ऑथराइज्ड कर दिया, या तो ऑथराइज कर दिया, या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर दिया, या फिर नोइंगली परमिट कर दिया, या फिर नोइंगली फेल टू टेक द करेक्टिव एक्शन, नोइंगली फेल्स टू टेक द करेक्टिव एक्शन या एक्टिव स्टेप्स, क्या? टू प्रिवेंट इस डिफॉल्ट को सही करने में उसने नहीं किया। यानी कि जिसके पास अथॉरिटी थी सही करने की, नहीं किया, जिसको पता था गड़बड़ हो रही है बट उसने नोइंगली परमिट किया, जिसने नोइंगली फेल टू टेक एक्टिव स्टेप टू प्रिवेंट किया, इस डिफॉल्ट को होने से रोकना चाहिए था परंतु उसने नहीं रोका, तो वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहलाएगा। ध्यान रखना। अगला पॉइंट आते हैं। हाँ जी, फिर कोई भी वो व्यक्ति जिसकी एडवाइस पर, डायरेक्शन पर पूरे का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाचने लग जाए, पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाचने लग जाए, मतलब जो जहां पना हो और जो अनारकली के रूप में कंपनी को नचाए, तो वो भी क्या कहलाता है? वो भी कहलाता है क्या? अच्छा, ये फोटो आपकी बुक्स में नहीं होंगी तो घबराना मत, मई 24 वालों ये अभी डाली है। हाँ जी, तो वो भी क्या कहलाता है? वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहलाता है, जिसके एडवाइस और डायरेक्शन पे पूरी की पूरी कंपनी नाचना शुरू कर दे। फिर उसके अलावा हर वो डायरेक्टर भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है जो कि अवेयर है, जिसको पता है कि कंपनी में गड़बड़ चल रही है, परंतु उसके बावजूद भी ना तो वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, ना ही कोई एक्शन ले रहा है उसे सही करने के लिए, या फिर जो गड़बड़ उसकी कंसेंट से या उसकी मिलीभगत से ही चल रही है। ओ, तो देखिएगा, हर वो डायरेक्टर जिसे कॉन्ट्रावेंशन के बारे में पता है, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा उसे, या फिर उस कॉन्ट्रावेंशन में वो खुद इन्वॉल्व है, कंसेंट है उसकी, या कन्विंस कहीं ना कहीं मिली भगत है उसकी, तो वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहलाएगा। एक बार ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन को एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। आइएगा, सबसे पहले कौन आया ऑफिसर इन डिफॉल्ट में? होल टाइम डायरेक्टर। फिर
की मैनेजरियल पर्सन। अच्छा सर, होल टाइम डायरेक्टर ऊपर भी है, केएमपी की डेफिनेशन में भी होल टाइम डायरेक्टर आते ही हैं, हाँ आते ही हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ना बहुत बड़ा एक्चुअल में लिंक है सेक्शन 203 से, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं आप वहां ले जाके वो लिंक बनाऊं तो इसलिए वो फायदा नहीं होगा। लॉ मेकर ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि 203 समझना पड़ेगा तभी। मतलब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, एक्चुअल में हर कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती है, कुछ एक कंपनियों में होती हैं, तो फिर इसलिए ऐसा लिख दिया है कि मान लीजिए होल टाइम डायरेक्टर तो पहले कवर कर दिया, बाकी केएमपी, क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो बाकी की केएमपी, एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर, ठीक है ना, तो इन लोगों को, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, तो इन लोगों को कवर किया गया। तो पहले में होल टाइम डायरेक्टर, दूसरे में केएमपी, फिर तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कंपनी में कोई भी केएमपी नहीं है तो फिर वो डायरेक्टर सच डायरेक्टर जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे ऑथराइज करेंगे एंड जिसने अपनी कंसेंट भी दी है, और अगर ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है तो ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी अ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। सर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हाँ साथ में कीवर्ड्स रखना ना, जैसे कीवर्ड्स क्या है, सच a director is specified by the board in this behalf and who has given his consent in writing, या फिर all the director, मतलब ये ऐसे इनके आसपास वाले शब्द घुमा सकते हो, इधर उधर लिख सकते हो, मगर एक कीवर्ड सलामत रखना, ठीक है जी। फिर अगला कौन है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जो कि बोर्ड या केएमपी की अथॉरिटी के अंडर क्या काम कर रहा है, एमएफडी का, एम मेंटेनेंस, एफ फाइलिंग, डी डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का, अकाउंट्स या फिर रिकॉर्ड्स का, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इनकी मेंटेनेंस की, फाइलिंग की या डिस्ट्रीब्यूशन की, बट जो या तो ऑथराइज कर रहा है, या फिर नोइंगली अलाउ कर रहा है, या फिर नोइंगली फेल टू टेक द करेक्टिव एक्शन ले रहा है, करेक्टिव एक्शन नहीं ले रहा, किसमें करेक्टिव एक्शन नहीं ले रहा, किसमें, इस डिफॉल्ट के लिए, इस डिफॉल्ट को सही करने के लिए नहीं ले रहा करेक्टिव एक्शन। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोई भी वह व्यक्ति जो अपने आप को जहां पना समझता है और कंपनी को अनारकली के रूप में उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह को इंस्ट्रक्शंस देता है, तो वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट ही माना जाएगा, क्योंकि तू कंपनी को अपने हिसाब से नचा रहा है। फिर उसके बाद हर वो डायरेक्टर जिसे कि कॉन्ट्रावेंशन के बारे में पता है, बट जो करेक्टिव एक्शन, जो सही स्टेप ले नहीं रहा, जिसे ऑब्जेक्ट कर नहीं रहा, या फिर जो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, मतलब जो अपनी कंसेंट दे रहा है इस कॉन्ट्रावेंशन में, या जिसकी कन्विंस मतलब मिलीभगत इन्वॉल्व है, ठीक है जी। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट में 3 और ऑफिसर्स को ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। एक है शेयर ट्रांसफर एजेंट, एक है रजिस्ट्रार, एक है मर्चेंट बैंकर। कैसे, मान लीजिए पोपली गारमेंट्स लिमिटेड का प्लान था कि आईपीओ लेके आएंगे, अब उसके लिए स्टेप्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हे माता जी कितने सारे काम हैं, हाँ, बट ये सारे काम कौन करता है कंपनी के लिए, मर्चेंट बैंकर, ठीक है जी। फिर उसके बाद जब अलॉटमेंट होगा तो लिस्ट ऑफ अलॉटीज मेंटेन की जाएगी। ये लिस्ट ऑफ अलॉटीज कौन मेंटेन करेगा, एक ऑफिसर जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रार टू एन इशू, ठीक है जी। अब अलॉटमेंट भी हो गई, अलॉटमेंट होने के बाद शेयर होल्डर अपने शेयर बेचने खरीदने का काम करेंगे, तो फिर एक व्यक्ति होगा जो कि ट्रांसफरर का नाम हटा के ट्रांसफरी का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखना शुरू करेगा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शेयर ट्रांसफर एजेंट, ठीक है जी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो फिर 3 ऑफिसर्स जो हैं उनका बड़ा रोल होता है, और अगर कंपनी ने इशू ऑफ शेयर्स में कोई भी गड़बड़ की तो रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, इशू और ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिलेटेड कोई गड़बड़ हुई तो मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, हमारी अगली डेफिनेशन है पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द मनी क्रेडिटेड एज अ पेड अप कैपिटल, मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी साइड पे जो अमाउंट एक्चुअल में आया है, मतलब कॉल्स इन एरियर्स वगैरह घटाने के बाद जो एक्चुअल में अमाउंट आया है वो क्या कहलाता है, वो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल कहलाता है, ठीक है जी। मेरी अगली डेफिनेशन आती है रिलेटिव की। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव की डेफिनेशन समझने के लिए
हम एक चार्ट समझ सकते हैं जिससे ज्यादा समझ आ जाएगा। रिलेटिव की डेफिनेशन देखिएगा, आपकी बुक्स के अंदर भी ये चार्ट होगा। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है राम जिसका नाम है, मुझे इसके रिलेटिव समझने हैं तो मुझे दो प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। मुझे राम की एक पीढ़ी ऊपर और राम से एक पीढ़ी नीचे आना चाहिए और मुझे सबका विवाह करवा देना चाहिए, अपने आप रिलेटिव आ जाएंगे। देखिएगा, एक पीढ़ी ऊपर राम के पापा, राम की मम्मी, एक पीढ़ी नीचे राम का बेटा, राम की बेटी। अच्छा, फादर के अंदर स्टेप फादर भी आएंगे, मदर के अंदर स्टेप मदर भी आएगी। राम के दाएं बाएं भी देख लो, राम का ब्रदर भी आएगा इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर भी आएगी इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर। अच्छा, ब्रदर और सिस्टर की मैरिजेस नहीं करवानी, बस इनको यहीं तक कंट्रोल में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद सन में स्टेप सन भी आएगा। यस, अब डॉटर में स्टेप डॉटर नहीं आती, मगर विवाह जरूर करा दो। हाँ जी, सन इंक्लूडिंग सन्स वाइफ, डॉटर इंक्लूडिंग डॉटर्स हस्बैंड, ये सब रिलेटिव बनते हैं। मगर इसके अलावा रिलेटिव में और कौन कौन आता है? दो स्पेसिफिक लोग कवर हैं। कौन कौन से? पहला, अगर आप कोई मेंबर हैं एचयूएफ के, तो उस एचयूएफ के सभी बाकी मेंबर्स जो हैं वो रिलेटिव कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरा एक एचयूएफ है और मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, तो फिर मेरे सारे एचयूएफ के मेंबर जो हैं वो मेरे रिलेटिव कहलाएंगे, सब के सब मेरे रिलेटिव कहलाएंगे। दूसरी बात, मेरी स्पाउस जो है वो भी मेरी रिलेटिव कहलाती है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ ये भी रिलेटिव होते हैं। फिर उसके बाद अगर एक व्यक्ति दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है जो कि लॉ में दिया गया है, वो कौन से रिलेशन है? वही अभी हमने पढ़े हैं कि कौन से रिलेशन यहां पर लिखा हुआ है, फादर, मदर, सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ये सब। ठीक हो गई थी बात जी। आगे आगे बढ़े। ये हमारी रिलेटिव की डेफिनेशन खत्म हुई। फिर आती है जी हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेफिनेशन अगेन एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है। केवल एक लाइन ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बस एक लाइन, बस वन लाइनर, क्योंकि एमसीक्यू पर्पस से आ सकती है। कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलो जी। विल डू वन थिंग, आज पहली क्लास बेसिक की यहीं पे खत्म करते हैं और कल की क्लास में हम इस चैप्टर को इसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, जिनके पास बुक नहीं है तो वो बुक अगर ये लेना चाहते हैं, बुक का प्राइस स्लैश करके हार्डली 700 रुपीज़ कर दिया गया इंक्लूडिंग कुरियर, तो वो अमित पब्लिक क्लासेस वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं और 700 रुपये में ये बुक आपके पास इंक्लूडिंग कुरियर कलर्ड बुक और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के समेत पहुंच जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बाय बाय। और आज रात को 9 बजे भी मिलते हैं लर्न विद मी सेशन के अंदर। तो अभी तक जितने भी आज कराया है उन सबको अच्छे से 1 घंटा मेरे साथ बैठ के याद करना। धन्यवाद।